नमस्कार। करंट अफेयर के इस वीडियो में हम उन सभी महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे जो वर्ष 2020 में किसी न किसी कारण से चर्चा में रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। लेते हैं पहला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक विजन दस्तावेज है जो निर्देशित करती है कि भावी शिक्षा किस प्रकार की होगी। तो भारत की भावी शिक्षा के निर्धारण हेतु यह नीति बनाई गई है। भारत में सर्वप्रथम शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? भारत में सबसे पहले 1968 में 1968 में शिक्षा नीति की घोषणा की गई। नेक्स्ट, 1968 के बाद दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? 1968 के बाद 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई और वर्ष 1992 में इसमें कुछ संशोधन किया गया। तो आपको याद रखना है 1968 और इसके बाद इसको जस्ट उल्टा कर देना है 1986 और 1992 में इसमें संशोधन किया गया। चलते हैं आगे। वर्तमान में कौन सी शिक्षा की व्यवस्था लागू है? तो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था देखा जाए तो 10+2 शिक्षा व्यवस्था लागू है वर्तमान में। नेक्स्ट, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये थे वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन। इन्हीं की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए घोषित नई शिक्षा नीति किस नई व्यवस्था पर आधारित है? तो नई शिक्षा नीति की जो व्यवस्था है उसको देख लेते हैं। तो यह व्यवस्था है 5+3+3+4 व्यवस्था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 5+3+3+4 व्यवस्था क्या है? तो इसको देखते हैं। तो यह देखा जाए तो 4 चरणों वाली यह शिक्षा व्यवस्था है जिसमें 5 वर्ष की समयावधि है। पहले चरण में यह आधारभूत चरण कहलाता है और इसमें आंगनबाड़ी, प्री स्कूल और कक्षा 1 एवं कक्षा 2 इसमें शामिल होते हैं और यह 8 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए रखा गया है। दूसरे की बात करें तो इसकी समयावधि 3 वर्ष है और यह प्रारंभिक चरण कहलाता है और इसमें कक्षा 3 से कक्षा 5 तक की पढ़ाई को शामिल किया गया है और यह देखा जाए तो 8 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए है। तीसरा 3 वर्ष की समय अवधि का है और यह मध्य चरण है। यह कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की पढ़ाई के लिए निर्धारित किया गया है। इसमें 11 से 14 वर्ष की आयु को बच्चों को शामिल किया गया है। और चौथे की बात करें जो 4 वर्ष की समय अवधि का है, यह माध्यमिक चरण कहलाता है। यह कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई को शामिल करता है और 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे इसमें आते हैं। तो इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो 5+3+4 की व्यवस्था है उसे हम इस चार्ट से समझ सकते हैं। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है किस वर्ष तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक में 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य है? तो यह है 2030 तक। तो 2030 तक यह लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 2018 के 26.3% से बढ़ाकर 50% करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो यह रखा गया है 2035 तक। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत मानक निर्धारण निकाय के रूप में कौन सी राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? तो यह है परख। परख का फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो परख का फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो इसको आपको याद रखना है, एग्जाम के दृष्टिकोण से यह बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं डिग्री कार्यक्रमों की अवधि और संरचना में क्या बदलाव किया गया है नई शिक्षा नीति में? तो इसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव यह किया गया है कि यदि आप बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं तो उसके लिए भी आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यानी कि उपयुक्त प्रमाण पत्र के साथ निकास के विकल्प, जैसे यदि 1 वर्ष का पूरा कोर्स कर लेते हैं तो उस समय सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 2 वर्ष पूरा करने पर डिप्लोमा दिया जाएगा और 3 वर्ष के कार्यक्रम के बाद में स्नातक की उपाधि दी जाएगी। तो इसके पहले क्या होता था, यदि आप स्नातक कर रहे हैं, यदि 1 वर्ष या 2 वर्ष की पढ़ाई कर लेते हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई भी डिप्लोमा डिग्री नहीं दिया जाता था।
लेकिन इसमें यह बदलाव किया गया है। आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस शिक्षा कार्यक्रम को बंद करने की सिफारिश की गई है? तो इसमें कहा गया है कि एमफिल की जो शिक्षा व्यवस्था है उसे बंद कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवाद एवं विवेचना से संबंधित किस संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो यह है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, IITI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावित नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति मानव संसाधन विकास मंत्रालय को किस रूप में पुनः नामित करने का प्रस्ताव करती है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय को देखा जाए तो यह पुनः शिक्षा मंत्रालय के रूप में नामित करने का प्रयास करती है, प्रस्ताव करती है। चलते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। हमारा अगला सब्जेक्ट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कोविड-19 महामारी जनित विषम परिस्थितियों में गरीबों की मदद करना। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के घटक के रूप में गरीब परिवारों को खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कौन सी योजना चलाई गई? तो यहाँ खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई गई है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जुलाई-नवंबर 2020 की समय अवधि तक गरीबों को कितना खाद्यान्न मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा? तो जुलाई से नवंबर 2020 की अवधि तक इसमें प्रति माह 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चना ग्राम, प्रति माह 5 किलो गेहूं चावल और 1 किलो चना उपलब्ध कराया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मनरेगा मजदूरी में कितने रुपए की वृद्धि की गई? तो मनरेगा मजदूरी में 20 रुपए की वृद्धि की गई है। इसके बाद बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एवं भारत, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो भारत अभी अस्थायी सदस्य बना है। 2021-22 अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में एशिया प्रशांत क्षेत्र से भारत का चुनाव कितने वोटों से हुआ? तो एशिया प्रशांत क्षेत्र से भारत का चुनाव हुआ है और यह हुआ है 184 वोटों से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखें। नेक्स्ट है, 2021-22 अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में भारत के अलावा किन देशों का चुनाव हुआ? तो भारत के अलावा जिन देशों का चुनाव हुआ उनको भी आपको याद रखना है, और यह देश है आयरलैंड, केन्या, मेक्सिको और नॉर्वे। तो इन चारों देशों का भी चुनाव हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के कार्यकाल की अवधि क्या है? तो अभी जो चुनाव हुआ है उसकी कार्यकाल की अवधि आपको याद रखना है, 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में भारत कितनी बार चयनित हो चुका है? तो देखा जाए तो भारत 8 बार चयनित हो चुका है अस्थायी सदस्य के रूप में। इसके बाद बात करते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। सबसे पहले प्रश्न लेते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण का यह कौन सा संस्करण है? तो यह 5वां संस्करण है स्वच्छता सर्वेक्षण का। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन को कब लॉन्च किया गया था? तो यह लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इतना बड़ा प्रोग्राम है, उद्देश्य आपको याद रखना है, 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को एक स्वच्छ एवं खुले में शौच मुक्त राष्ट्र बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नगर निगमों तथा स्थानीय निकायों, शहरी निकायों के मध्य प्रतिस्पर्धा की भावना हेतु स्वच्छ सर्वेक्षण को कब आरंभ किया गया था? तो स्वच्छ सर्वेक्षण को कब आरंभ किया गया था? यह किया गया था वर्ष 2016 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का परिणाम किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो यह मंत्रालय है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में किस शहर को लगातार चौथी बार देश के सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा प्राप्त हुआ? तो यह शहर है इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में है, और दूसरे स्थान पर सूरत रहा है और तीसरे स्थान पर नवी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण की श्रेणी में पहला डिजिटल सर्वे किस वर्ष किया गया? तो यह किया गया था, स्वच्छ सर्वेक्षण की जो वर्ष है वह 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी के तट पर बसे शहरों में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला? तो गंगा नदी के किनारे बहुत सारे शहर बसे हैं, तो उन शहरों में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है वाराणसी को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के तहत कुल कितने शहरों को 5 स्टार प्रमाणन दिया गया? तो यहाँ पर टोटल 6 शहर हैं जिन्हें 5 स्टार की प्रमाणन दी गई। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के तहत अंतिम स्थान पर कौन सा शहर है? पटना, बिहार। 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों की श्रेणी में देश के सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा किसे प्राप्त दिया गया? तो यह है छत्तीसगढ़। अगले प्रश्न को लेते हैं, 100 से कम शहरी निकायों वाले राज्यों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर है झारखंड। अगला प्रश्न लेते हैं, सबसे स्वच्छ राजधानी शहर की श्रेणी में किसे स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है नई दिल्ली को सबसे स्वच्छ राजधानी शहर की श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड की श्रेणी में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो यह है जालंधर बोर्ड छावनी। अगला प्रश्न, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की शुरुआत करते हुए पुरस्कारों की किस नई श्रेणी की घोषणा की गई? तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की जब शुरुआत हुई तो इसमें नए पुरस्कार की घोषणा भी हुई। तो यह पुरस्कार है प्रेरक दौड़ सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के संकेतकों को मुख्य रूप से किस पर केंद्रित बनाया गया है? तो यहाँ जो संकेतक है 2021 के, वह अपशिष्ट जल उपचार, मल कीचड़ के पुनः उपयोग पर केंद्रित बनाया गया है। इसके बाद बात करते हैं द्वितीय सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक व डैशबोर्ड 2019-20 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो पहला प्रश्न लेते हैं, द्वितीय सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक व डैशबोर्ड 2019-20 किसके द्वारा जारी किया गया? तो यह जारी किया गया नीति आयोग के द्वारा। द्वितीय सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक व डैशबोर्ड 2019-20 रिपोर्ट क्या है? तो यह रिपोर्ट भारत के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र के SDG 2030 को प्राप्त करने के संदर्भ में प्रगतिशीलता को दर्शाती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह भी। द्वितीय सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक व डैशबोर्ड 2019-20 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसे SDG इंडिया इंडेक्स 2.0 के नाम से भी जाना जाता है। SDG इंडिया इंडेक्स 2.0 में आकांक्षी राज्य की श्रेणी में कौन शामिल है? तो आकांक्षी राज्य की श्रेणी में कोई भी शामिल नहीं है। अगले प्रश्न को लेते हैं, SDG सेकंड के 100 संकेतक SDG के कितने लक्ष्यों को आच्छादित करते हैं? तो SDG के कितने लक्ष्य को शामिल किया गया है? टोटल 16 लक्ष्य को शामिल किया गया है। तो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लक्ष्य देखा जाए तो टोटल लक्ष्य 17 है। संयुक्त राष्ट्र संघ के SDG के कुल 17 लक्ष्य हैं, लेकिन सिर्फ 16 ही शामिल किए गए। एक लक्ष्य इसीलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि राष्ट्रीय संकेतक की अनुपलब्धता तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर आधारित होने के कारण 17वां लक्ष्य शामिल नहीं किया गया। तो इस कारण से शामिल नहीं हुआ है। आपको ध्यान रखना है कि 17वां लक्ष्य जो है वह क्यों नहीं शामिल किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ष 2020 में SDG लक्ष्यों को प्राप्त करने में अंतिम दशक में प्रवेश करने के कारण इस दशक को क्या संज्ञा दी गई है? तो इस दशक को कहा गया है ठोस कदमों वाला दशक। नेक्स्ट है, SDG इंडिया इंडेक्स 2.0 में राज्यों की संयुक्त रैंकिंग में 70 स्कोर के साथ कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो यह राज्य है केरल। इसके बाद बात करते हैं रायसीना संवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। बहुपक्षीय सम्मेलन रायसीना संवाद क्या है? तो रायसीना संवाद भू राजनीतिक तथा भू आर्थिक सम्मेलन है। नेक्स्ट है, जनवरी 2020 में नई दिल्ली में संपन्न रायसीना संवाद 2020 का विषय क्या था? इसका विषय था 21@20 नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, सिंगापुर के संग्रीला संवाद से प्रेरित रायसीना संवाद का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन तथा विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें लेते हैं, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी किस प्रकार का निकाय है? तो यह एक बहु एजेंसी निकाय है जिसमें रेलवे मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, SSC, RRB तथा IBPS के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो यह एक बहुसदस्यीय निकाय है, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, आपको ध्यान में रखना है। लेते हैं अगला प्रश्न, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन का प्रस्ताव कब किया गया था? तो यह किया गया था बजट भाषण द्वारा 1 फरवरी 2020 को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के प्रावधान के तहत सामान्य योग्यता परीक्षा यानी कि सीईटी कितने स्तरों पर आयोजित की जाएगी? तो यह होगी 3 स्तरों पर, स्नातक, उच्च माध्यमिक यानी कि 12वीं उत्तीर्ण पर और मैट्रिक यानी कि 10वीं के उत्तीर्ण करने के बाद। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा वर्ष में 2 बार होने वाली सामान्य योग्यता परीक्षा का आयोजन कितनी भारतीय भाषाओं में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा 12 भारतीय भाषाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्मीदवारों तथा सामान्य योग्यता परीक्षा यानी कि सीईटी में प्राप्त स्कोर परिणाम घोषित होने की तिथि से कितने वर्षों की अवधि के लिए वैध होंगे? तो यह होंगे 3 वर्ष की अवधि के लिए, और इसकी वैधता कब से स्टार्ट होगी? जब परिणाम घोषित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 से संबंधित। पहला प्रश्न लेते हैं, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन क्या है? तो यह एक राष्ट्रव्यापी पहल है जो छात्रों द्वारा दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करने हेतु मंच प्रदान करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। आजकल एग्जाम में इस तरह से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, ये क्या है। नेक्स्ट है, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 का मुख्य विषय क्या है? तो इसका मुख्य विषय है, कोई समस्या बहुत बड़ी नहीं है, कोई विचार बहुत छोटा नहीं है। नेक्स्ट है, अटल रैंकिंग 2020 से संबंधित प्रश्न। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010-20 को कौन सा दशक घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया है नवाचार का दशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाचार उपलब्धियों पर संस्थाओं की अटल रैंकिंग किस मंत्रालय की एक पहल है? तो यह है शिक्षा मंत्रालय की पहल। तो यह भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत का स्थान है 48वां। हालांकि यह स्थान बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी चलो संतोषजनक स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल रैंकिंग 2020 में इस बार शामिल 6वीं उप श्रेणी का संबंध किससे है? तो 6वीं उप श्रेणी शामिल की गई है, यह संबंधित है महिलाओं से जुड़े उच्च संस्थानों से। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यह बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, राष्ट्रीय संस्थान, केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं केंद्रीय वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? तो यह है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजी या स्व वित्त पोषित विश्वविद्यालयों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? तो यहां पर कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान ओडिशा प्रथम स्थान पर है। यह निजी या स्वयं वित्त पोषित विश्वविद्यालयों की सूची में है। नेक्स्ट है, पहली बार शामिल किए गए महिलाओं से संबंधित उच्च शिक्षण संस्थानों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? तो पहली बार हमने देखा कि महिलाओं के लिए शामिल किया गया है उच्च शिक्षण संस्थान की सूची, और इसमें प्रथम स्थान पर है अविना शिलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन। यह भी आपको ध्यान में रखना है। जो महत्वपूर्ण विषय हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं, और इसके अलावा आपको बता दूं कि हमारा वार्षिकांक भी आ चुका है, जिसमें वर्ष 2020 के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों को वन लाइनर फॉर्मेट में शामिल किया गया है। चलिए अब आगे बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है स्वदेशी विनिर्माण एवं उपभोग को प्रमुखता देना। नेक्स्ट है, आत्मनिर्भर भारत सप्ताह कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 7 से 14 अगस्त 2020 को आत्मनिर्भर भारत सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा मंत्रालय ने कितने हथियारों तथा सैन्य उपकरणों के नकारात्मक सूची की घोषणा की है? तो नकारात्मक सूची क्या है? तो नकारात्मक सूची वैसी हथियार प्रणाली जिनका भविष्य में आयात नहीं किया जाएगा, वह नकारात्मक सूची में शामिल किया गया है। तो ऐसे हैं 101 नकारात्मक सूची। तो यह आत्मनिर्भर भारत के अभियान के तहत रक्षा मंत्रालय ने 101 हथियारों तथा सैन्य उपकरणों को नकारात्मक सूची में शामिल किया है। नेक्स्ट बात करते हैं किसान रेल के बारे में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न लेते हैं। सबसे पहला किसान रेल से संबंधित, वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य से किस मंत्रालय द्वारा किसान रेल का संचालन शुरू किया गया? तो यह है रेल मंत्रालय तथा कृषि एवं किसान मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है, किसान रेल का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है यह भी। तो शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं को बाजार में किसानों की पहुंच बनाना। तो देखते हैं कि हम बहुत सारे ऐसे कृषि उत्पाद हैं, यदि उन उत्पादों को समय पर बाजार में नहीं पहुंचाया जाए तो वे उत्पाद खराब हो जाते हैं और इससे
अंततः हानि किसको होती है? किसानों को हानि होती है। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किसान रेल चलाया गया है, ताकि जो किसान के उत्पाद है शीघ्र ही बाजार में पहुंच जाए। तो उससे क्या होगा कि उपभोक्ता को भी लाभ होगा, क्योंकि जब वस्तु की पर्याप्त आपूर्ति रहेगी तो निश्चित रूप से उस वस्तु की जो मूल्य है उसमें भी वृद्धि नहीं होगी और इससे किसानों को भी लाभ होगा। तो वर्ष 2022 तक जो किसानों की आय दुगनी करने का सरकार का लक्ष्य है, उसी दिशा में किसान रेल एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। नेक्स्ट बात करते हैं, किसान सेवा के उद्देश्य से प्रारंभ की गई भारत की पहली रेल किन स्थानों के मध्य चलाई गई? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह चलाई गई महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के मध्य चलाई गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, किसान सेवा के उद्देश्य से प्रारंभ की गई दूसरी रेल किन स्थानों के मध्य चलाई गई? तो दूसरी रेल बिहार के बरौनी से टाटानगर झारखंड के लिए चलाई गई है। कुछ अन्य प्रश्नों को देखते हैं। 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय की कितने सदस्यीय संविधान पीठ ने अयोध्या मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया? तो यह 5 सदस्यीय पीठ थी, आपको ध्यान में रखना है। और इस 5 सदस्यीय पीठ ने ही अयोध्या संबंधी महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाया। सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ ने अयोध्या मामले में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को अयोध्या शहर में कितने एकड़ जमीन देने का आदेश पारित किया? तो यह आदेश दिया कि इन्हें 5 एकड़ जमीन दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 अंतिम रूप से कब लागू हो गया? तो 31 अक्टूबर 2019 से यह लागू हो गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख को संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया है? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुच्छेद आपको याद रखना है, क्रमशः अनुच्छेद 239 ए और अनुच्छेद 239, यह दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्गठन के बाद जम्मू कश्मीर के लिए लोकसभा की कितने सीट निर्धारित की गई है? तो लोकसभा की 5 सीट निर्धारित की गई है, जबकि लद्दाख के लिए केवल 1 सीट निर्धारित की गई है और यह सीट है लोकसभा के लिए, यह भी आपको ध्यान में रखना है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 किस पूर्व अधिनियम को प्रतिस्थापित करता है? तो कौन सा पहले का अधिनियम था जिसको यह प्रतिस्थापित करेगा? तो यह है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, जिसको प्रतिस्थापित करेगा हमारा यह नया अधिनियम। बैंकिंग विनिमय संशोधन अध्यादेश 2020 द्वारा किस बैंकिंग अधिनियम में संशोधन किया गया? तो यह है बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 में संशोधन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 2020 के प्रमुख तथ्य क्या है? तो इसके 2 प्रमुख तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं। यह अध्यादेश प्राथमिक कृषि ऋण संस्थाओं तथा कृषि विकास हेतु लंबी अवधि के लिए ऋण देने वाली संस्थाओं पर लागू नहीं होगा। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। यह प्राथमिक ऋण संस्थाओं और कृषि विकास हेतु जो लंबी अवधि के लिए ऋण देते हैं उन संस्थाओं पर लागू नहीं होगा। नेक्स्ट है, यह अध्यादेश सहकारी बैंकों के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक की शक्तियों को विस्तार देता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अनिवार्य वस्तु संशोधन अध्यादेश 2020 द्वारा किस अधिनियम में संशोधन किया गया है? तो यह किया गया है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। तो ये सभी जो संशोधन है, अध्यादेश है, आपको याद रखना है, क्योंकि ये पिछले दिनों बहुत ही चर्चा में रहे और ये सारे नए कानून हैं जो पहले के पूर्व के कानूनों को प्रतिस्थापित करते हैं। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो यह है 102वां संविधान संशोधन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। किस संविधान संशोधन द्वारा गरीब सवर्णों को नौकरी एवं शैक्षणिक संस्थाओं में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो आपको यहाँ याद रखना है, नौकरी एवं शैक्षणिक संस्थाओं इन दोनों में 10% के आरक्षण का प्रावधान किया गया है गरीब सवर्णों के लिए। और यह है 103वां संविधान संशोधन 103। खनिज विधि संशोधन अधिनियम 2020 किस नए प्रकार के लाइसेंस का प्रस्ताव करता है? तो यह भी देखा जाए तो एक नया लाइसेंस की व्यवस्था लाई गई है इसके माध्यम से, और यह है पूर्वेक्षण सह खनन पट्टा, यानी कि प्रोस्पेक्टिंग कम माइनिंग लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वेक्षण सह खनन पट्टा लाइसेंस व्यवस्था क्या है? तो यह लाइसेंस व्यवस्था यह पूर्वेक्षण एवं खनन गतिविधियों दोनों के लिए एक समग्र लाइसेंस होगा। तो पहले क्या होता था कि पूर्वेक्षण के लिए अलग से लाइसेंस लो और खनन के लिए अलग से लाइसेंस लो, लेकिन इस व्यवस्था में क्या है, अब दोनों गतिविधियों के लिए एक ही लाइसेंस एक बार में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, मार्च 2020 के एक निर्णय में पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय ने किस प्राकृतिक इकाई को जीवित इकाई घोषित किया? तो यह है सुखना झील, चंडीगढ़। बहुत ही फेमस झील है जो कि चंडीगढ़ में है, सुखना झील।
इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि दक्षिण अमेरिकी देश इक्वेडोर पहला देश है जिसने सबसे पहले अपने संविधान में प्रकृति के अधिकारों को मान्यता प्रदान की। तो इक्वेडोर ने अपने संविधान में इस प्रकार के अधिकार की मान्यता दी, लेकिन भारत में क्या है कि हाई कोर्ट के द्वारा इस प्रकार का निर्णय दिया गया। तो यह भी ध्यान में रखना है आपको। आगे बात करते हैं, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 के अनुसार किस उम्र से कम लड़कियों के साथ बलात्कार संघ के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह भी, और यह है 12 वर्ष से कम की जो बालिकाएं हैं उनके साथ जो बलात्कार की घटनाएं होती है उसी को रोकने के लिए देखा जाए तो यह बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है और मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। आगे बात करते हैं, अप्रैल 2020 में राष्ट्रपति द्वारा जारी महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020 द्वारा किस पूर्व कानून में संशोधन किया गया। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह है महामारी रोग अधिनियम 1897। तो कोविड-19 के क्रम में इस प्रकार का अध्यादेश लाया गया था और यह बहुत ही आवश्यक था। नेक्स्ट है, महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020 द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों तथा उनकी संपत्ति पर हमले को किस प्रकार का अपराध बनाया गया है। तो देखें कि कोविड-19 की जो महामारी थी उसमें जो कोरोना वॉरियर्स थे यानी कि जो स्वास्थ्य कर्मी थे उन पर कई बार हमले भी हुए हैं। तो इसी को देखते हुए इसे अपराध बनाया गया और इसे संज्ञेय और गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया। तो यह भी ध्यान में रखना है आपको। आगे बात करते हैं, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न लेते हैं, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2020 का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया। तो प्रकाशन को आपको याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल द्वारा संयुक्त रूप से। नेक्स्ट है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2020 का केंद्रीय विषय क्या है। तो इसका केंद्रीय विषय है बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने के मार्गों की रूपरेखा तैयार करना, एसडीजी को प्राप्त करना। नेक्स्ट है, सतत विकास रिपोर्ट 2020 का विषय क्या है। सतत विकास रिपोर्ट 2020 का विषय है सतत विकास लक्ष्य और कोविड-19। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, वैश्विक शांति सूचकांक 2020 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वैश्विक शांति सूचकांक 2020 का क्या शीर्षक है। तो इसका शीर्षक है जटिल विश्व में शांति का मापन, यानी कि मेजरिंग पीस इन ए कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2020 के अनुसार विश्व का सबसे अशांत क्षेत्र कौन है। विश्व का सबसे अशांत क्षेत्र है मध्य पूर्व तथा उत्तरी अफ्रीका। तो विश्व का सबसे शांत क्षेत्र की अगर बात की जाए तो यह है यूरोप। नेक्स्ट प्रश्न को लेते हैं, वैश्विक शांति सूचकांक 2020 के अनुसार विश्व का सबसे अशांत देश है। तो यहां पर अशांत देश की बात हो रही है, अभी हमने क्षेत्र देखा, ठीक है। तो मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका आपको याद रखना है क्षेत्र की बात करें, और जबकि अगर अशांत देश की अगर बात की जाए तो यह है अफगानिस्तान। तो आपको याद रखना है सबसे शांत देश में याद रखना है आइसलैंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचकांक है और यह एग्जाम में बार बार ही पूछे जाते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2020 के 163 देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है। तो भारत का स्थान है 139वां। तो भारत का स्थान इस सूची में देखा जाए तो अच्छा नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो यह जारी किया जाता है येल विश्वविद्यालय एवं कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है। तो इसमें डेनमार्क है, जबकि अंतिम स्थान पर लाइबेरिया है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 के 180 देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है। भारत का स्थान है 168वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 से संबंधित है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व का सबसे दुखी देश कौन है। तो सबसे दुखी देश कौन है भाई। तो यह है अफगानिस्तान। तो सबसे अशांत भी है और सबसे दुखी भी है। नेक्स्ट है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व का सबसे प्रसन्न देश कौन है। तो सबसे प्रसन्न देश है फिनलैंड। तो सबसे खुशी देश फिनलैंड है, आपको ध्यान में रखना है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 की सूची में भारत का स्थान क्या है। तो भारत का स्थान इसमें 144वां है। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न को देख लेते हैं। जनवरी 2020 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 में कौन शीर्ष पर रहा।
तो यह रहा डेनमार्क और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से, और सबसे निम्न स्थान पर रहा सोमालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 में भारत का स्थान कौन सा है। तो भारत का स्थान तो हमें याद रखना ही है और यह है 80वां। तो भ्रष्टाचार के मामले में भारत 80वें स्थान पर है। जनवरी 2020 में द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019 में भारत का स्थान किया है। तो भारत विश्व के प्रमुख लोकतांत्रिक देशों में से एक है और भारत का स्थान इसमें 51वां है, 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है। तो यह है डेनमार्क। आगे बात करते हैं वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019 की श्रेणियों में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है। तो भारत को त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है। तो यह है 9वां स्थान। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम 2020 द्वारा किन 3 विश्वविद्यालयों को केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। तो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली, दूसरा श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली, और तीसरा है राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति। तो 2 दिल्ली के हैं, 1 तिरुपति के हैं। तो ये थे हमारे करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके अलावा आपको बता दूं कि आने वाले जो भी एग्जाम है, चाहे वो बीपीएससी का हो, बिहार एसआई का हो, रेलवे का हो या एनटीपीसी का हो, उन सभी को ध्यान में रखते हुए हमारे स्टोर पर ई बुक उपलब्ध है विभिन्न विषयों की, तो उसे भी आप चाहे तो ले सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द आएंगे। थैंक यू वेरी मच।